Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you the poem The Tale of Melon City from your book Snapshot of class 11th. It is written by Vikram Seth. The following poem is taken from Mapping, which was published in 1981 and is included in the collected poems by Vikram Seth. The king in this poem is just and placid. Does he carry his notion of justice a bit too far? Now, in this poem, The Tale of Melon City, यहाँ पर जो किंग है वो बहुत ही जस्टिस और प्लेसिड है और देखते हैं क्या वो अपने जस्टिस और प्लेसिड जो कैरेक्टर है उसको लास्ट तक ले जा पाया है कि नहीं. Let us start with the poem. In the city of which I sing, there was a just and placid king. जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि मैं जिस शहर की बात कर रहा हूँ उसमें एक न्यायप्रिय और शांत प्रवृत्ति का राजा रहता है. The king proclaimed an ark should be constructed that triumphantly would span the major thoroughfare to edify spectators there. तो जो किंग हैं वो कहते हैं कि एक क्या बनाया जाए, एक आर्क बनाया जाए, एक विजय द्वार बनाया जाए जो सफलता का सूचक हो, जो उनकी सफलता का सूचक हो के रूप में मुख्य मार्ग पर बनाया जाए और जो देखने वालों के लिए भी क्या हो, फ़ायदेमंद हो. Would span the major thoroughfare to edify spectators there. The workmen went and built the thing. They did so since he was the king. जो वर्कमैन थे, जो मजदूर थे, जो कारीगर थे, उन्होंने वो बिल्डिंग बनाई, उन्होंने बिल्ड किया, आर्क बिल्ड किया. क्यों? क्योंकि राजा ने कहा था, राजा के कहने पर, क्योंकि राजा ने आदेश दिया था, इसलिए उन्होंने वो बिल्डिंग बनाई. नेक्स्ट है द किंग रोड डाउन द thoroughfare टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर. तो जो किंग वहाँ गए, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने मतलब दर्शकों को निर्देश देने के लिए वहाँ गए. राजा मुख्य द्वार से दर्शकों को निर्देश देने के लिए वहाँ गए. मतलब वहाँ पे जनता खड़ी थी और वहाँ पर स्टेज पर राजा गए. अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन. द आर्क वॉज बिल्ड सो लो अ फ्राउन. जो आर्क बना था, जो विजय द्वार बना था, वो इतना नीचा बना हुआ था कि राजा का मुकुट गिर जाता है और राजा का मुकुट गिरते ही उसके चेहरे पे गुस्सा आ जाता है, फ्राउन, वो गुस्सा हो जाते हैं. अपीयर्ड अपॉन द प्लेसिड फेस द किंग सेड दिस इज डिसग्रेस. और उसके राजा के चेहरे पे इतना गुस्सा आ जाता है, जो कि बहुत ही शांत हैं, लेकिन उनके शांत चेहरे पे गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, जो कि मुकुट गिर गया, ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है. The chief of builders will be hanged. The rope and gallows were arranged. अब राजा कहते हैं कि जो चीफ बिल्डर हैं, जो मुखिया हैं, जिन कारीगर हैं, उनके मुखिया हैं, उनको क्या किया जाएगा, हैंग किया जाएगा, उनको लटकाया जाएगा, फांसी की सज़ा दी जाएगी. इसलिए क्या लाई जाए, रस्सी और तख्ते का इंतज़ाम किया जाए. जो तख्त होती है जिस पे चढ़ाकर फांसी की सज़ा दी जाती है, उनका इंतज़ाम किया जाए. The chief of builders was laid out. He passed the king. He gave us out. The chief of builders was laid out. जो chief of builders थे वो बाहर आए, वो राजा को देखते ही चिल्लाए, बहुत ज़ोर से चिल्लाए. चिल्लाकर कहा, क्या कहा? Oh king, it was workman's fault. Oh, said the king and called a halt. जैसे ही वो चिल्लाए तो उन्होंने कहा कि हे राजा, ये तो मज़दूरों का कसूर है. और राजा बोले, ओह, ये मज़दूरों का कसूर है तो फांसी रोक दो. टू द प्रोसीडिंग बीइंग जस्ट and placider now,
ही सेड आई मस्ट। अब जो ये था कि वो राजा तो न्यायप्रिय थे, अब जो बिल्डर है उसने कह दिया ये तो वर्कमैन का है काम है। तो राजा ने कहा कि मैं तो प्लेसिड हूँ, मैं तो बहुत ही न्यायप्रिय हूँ, और न्यायप्रिय होने की वजह से मुझे तो ये न्याय करना ही होगा कि किसको हैंग किया जाए। तो हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टीड? द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सेड। अब जितने वर्कमैन थे उनको राजा ने कहा ठीक है, जितने वर्कमैन हैं उनको सबको क्या होगा, फांसी दी जाएगी। और अब वर्कमैन सारे सरप्राइज हो गए, सारे वर्कमैन जितने भी मजदूर थे वो सारे, जितने कारीगर थे सारे सरप्राइज हो गए। और उन्होंने कहा, ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ रॉन्ग साइज। कहते हैं कि ओ किंग, आपने तो ध्यान ही नहीं दिया, जो इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, इसमें तो गलती ईंटों की है, वो गलत नाप के बने हुए हैं, गलत साइज़ के बने हुए हैं। Summon the mason, said the king. The mason stood there quivering. राजा ने कहा ठीक है, मैसन को बुलाओ, जो ईंट बनाते हैं उनको बुलाओ और मेरे सामने लाओ। और मैसन आके सामने कांपने लगा। It was the architect, they said. The architect was summoned. और मैसन आया, मैसन ने क्या कहा कि राजा जी ये मेरी गलती नहीं है, ईंटें तो बराबर साइज़ के हैं, ये तो उस आर्किटेक्ट की गलती है जिसने इसका नमूना बनाया। और फिर आर्किटेक्ट को समन किया गया, आर्किटेक्ट को बुलाकर लाया गया। वेल आर्किटेक्ट सेड, हिज मैजेस्टी, आई डू ऑर्डर इन दैट यू शैल बी। आर्किटेक्ट को बुलाया गया। राजा ने कहा कि देखो आर्किटेक्ट, मैं मैजेस्टी हूँ, मैं राजा हूँ, और मेरे ऑर्डर के, मेरे आदेश, मैं आदेश देता हूँ कि तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी और तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। हैंग्ड, सेड द आर्किटेक्ट, ओ किंग, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग। कहते हैं अच्छा ओ राजा, आप एक छोटी सी बात भूल गए, एक छोटी सी बात भूल गए। हैंड, said the architect, O king, you have forgotten one small thing. आप एक छोटी सी बात भूल गए। You made certain amendments to the plan when I showed them to you. कहते हैं आपने बहुत अमेंडमेंट्स किए थे, बहुत चेंजेस किए थे। सर्टेन कुछ चेंजेस किए थे किस में, मैप में। जब मैं मैप बना रहा था तो आपने उसमें अमेंडमेंट किए थे, बदलाव किए थे, और वो बदलाव तो आपने किए थे, तो मेरी उसमें गलती कहाँ है। द किंग हियर दिस, द किंग सॉ रेड, इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। जब किंग ने ये सुना, अरे यह तो मेरी ही गलती है, वो एकदम लाल हो गया, उसका दिमाग घूम गया बिल्कुल। अब क्या करेंगे, तो मेरी ही गलती हो गई। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, ही सेड, दिस इज़ अ ट्रिकी थिंग। और वो न्यायप्रिय और शांत और न्यायप्रिय है, तो इसलिए वो कहता है कि ये बड़ा ट्रिकी सा असमंजस भरा खेल हो गया है, अब मैं नहीं कुछ समझ पा रहा हूँ और कैसे इसको सॉल्व किया जाए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई नीड सम काउंसिल, ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री। जो राजा है वो कहता है हाँ ये केस सब मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अब मुझे काउंसिल की ज़रूरत है। तो जो सबसे वाइजेस्ट, जो सबसे बुद्धिमान इस कंट्री में, इस देश में जो भी सबसे बुद्धिमान इंसान हो उसे मेरे पास लाया जाए। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट, ने कैरिड टू द रॉयल कोर्ट। द वाइजेस्ट मैन को पकड़ के, जो वाइजेस्ट मैन था उसे उठाकर शाही दरबार में लाया गया। ही कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं पा रहा था, उसे उठा कर लाना पड़ा। एंड कुड नॉट सी, वो देख भी नहीं पा रहा था। अब आप सोचिए कितने इनके मंत्री कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने दिमाग वाले हैं। सो ओल्ड एंड देयरफॉर वाइज, इतना बूढ़ा है इसलिए वाइज होगा क्योंकि उसने इतनी ज़िंदगी जी है तो उसको अकल बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा सोच के वो उस बूढ़े आदमी को उठा लाए। वॉज ही, क्या था वो वाइज? ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि कोई 80 साल का हो तो वो बहुत बुद्धिमान होगा और जो 40 साल का हो बेवकूफ़ होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ जो मंत्री हैं वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे इंसान को उठा लाए हैं
जो बिल्कुल बूढ़ा है, जो देख भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता है, लेकिन क्योंकि वो 80 साल का है इसलिए वो उसे उठा लाए हैं कि यही सबसे वाइजेस्ट है। बट इन अ क्वेवरिंग वॉइस ही सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। और वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में, हकलाती हुई आवाज़ में कहता है कि कल्प्रिट मस्ट बी पनिश, जो कल्प्रिट है उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए, जो कल्प्रिट है उसको पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। ट्रूली द आर्क इट वॉज दैट बैंग द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग्ड। कहते हैं ट्रूली जो आर्क है वो उसने क्या किया, वो क्राउन को बैंग करके गिरा दिया और वो डिसग्रेस है, बहुत शर्मनाक चीज़ है, इसलिए जो भी दोषी है उसे हैंग होना चाहिए, उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। टू द स्काफोल्ड द आर्क वॉज लेड व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड। स्काफोल्ड्स का मतलब होता है बेड़ियाँ। ओके, टू द स्काफोल्ड द आर्क वॉज लेड देन सडनली द काउंसलर सेड, जो काउंसलर थे वो बोले, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच योर हेड योर मैजेस्टी। कहते हैं क्राउन जो मतलब कैसे ये कर दें, हम कैसे ये कर दें। वो जो आदमी आया था वो तो अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोल गया कि अपराधी को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। सच यह जो विजय द्वार था जिसने ताज को गिरा दिया, इसलिए उसको फांसी से लटकाया जाना चाहिए। फांसी के तख्ते पर द्वार को लगाया गया है। अचानक जो सलाहकार हैं, जो काउंसलर्स हैं, उन्होंने कहा, हे राजा, हम उस चीज़ को इतनी शर्मिंदगी के साथ ऐसे फांसी पर लटका सकते हैं जिस चीज़ ने आपके सर को छुआ। ओके, कैसे मतलब क्राउन को कैसे कर सकते हैं। तो फिर ट्रू मिस यूज द किंग बाय नाउ द क्राउन रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। ट्रू किंग, सच है, राजा ने कहा, राजा ने भी कहा हाँ ये सच है। मिस यूज द किंग बाय नाउ द क्राउन रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। और जो बाकी थे वो जो हैं चिल्ला रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, जो बाकी जनता थी। द किंग परसीव द मूड एंड ट्रम्बल्ड एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड। जो राजा हैं वो उन्होंने मूड को जान लिया था, सबके मूड को जान लिया था आपा, और सब इकट्ठा हो गए थे और कहे चलो छोड़ो, अपराध जैसे मामले पर और विचार करना छोड़ो। देश को एक फांसी की ज़रूरत है और फांसी के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट लाइक गिल्ट द नेशन। मतलब ऐसा ना हो कि हमारे देश को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। ये न्यायप्रिय देश है, यहाँ पर सभी को पता है कि इतना न्यायप्रिय और प्लेसेड राजा हैं, जस्ट और प्लेसेड राजा हैं, तो ऐसा ना हो शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े, इसलिए हमें चुनना पड़ेगा कि किसे हैंग किया जाए। वॉन्ट्स अ हैंगिंग, एक किसी को तो हैंग करना पड़ेगा। हैंग्ड मस्ट बी समवन एंड दैट इमिडिएटली, जल्दी ही हमें जिसे भी हैंग करना है उसे ढूंढना पड़ेगा। द नोजेस वॉज सेट अप समवट हाई। द नोजेस जो फंदा लगा था वो कुछ ऊंचाई पे लगा हुआ था। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, मेन मंत्री है उसको ये किया जाए, जो मुखिया है, फिर वर्कमैन आए, फिर आर्किटेक्ट मैसन आया, फिर आर्किटेक्ट आए, सब एक एक करके आके मेज़र करते गए, सबकी हाइट कम निकली। बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल, बस एक ही आदमी उतना लंबा था। ही फिटेड वन मैन, दैट वॉज ऑल, और वो वही था कि दैट्स ऑल, वो उस पर फिट आ गया। और वो कौन था? ही वॉज द किंग, हिज मैजेस्टी। और वो कौन था? राजा। राजा ही बिल्कुल फिट बैठ रहा था उस फांसी के तख्ते पर। वॉज देयरफॉर हंग बाय रॉयल डेसरी, और इसीलिए वो मतलब राजसी निरीक्षण के तहत उन्हें हंग किया जाना तय किया गया। एंड गॉडनेस वी फाउंड समवन
said the minister, for if instead we had not, the unruly town might well have turned against the crown. कहते हैं ओ गॉड, थैंक्स गॉड कि एटलीस्ट हमें कोई ना कोई मिल गया। जो मिनिस्टर से जो मंत्री थे इतने बेवकूफ़ थे, वो ज़रा सा भी प्रैक्टिकल नहीं थे। जब उन्हें कहा गया कि विजडमफुल आदमी लाना, तो वो बूढ़े आदमी को, जिसको दिखाई नहीं देता, जो चल नहीं पाता, उसको लेके चले आए। और जब मतलब फांसी चढ़ाने की बात आई तो इतना न्यायप्रिय और अच्छा राजा था, तो उन्हें ये नहीं समझ में आया, तो उन्होंने राजा को फांसी पे चढ़ाने के लिए वो तैयार हो गए। इतने इम्प्रैक्टिकल लोग थे वहाँ के, उन्हें कोई मतलब नहीं था कि हमारा राजा अच्छा है या बुरा है। उन्होंने राजा की हाइट देखी और वो बहुत खुश हुए कि क्राउन की लाज बच गई, जो मुकुट है उसकी लाज बच गई, और फांसी चढ़ने के लिए एक आदमी मिल गया। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड, लॉन्ग लिव द किंग, द किंग इज़ डेड। अब यहाँ देखिए बहुत बड़ी बात कही गई है, लॉन्ग लिव द किंग। यहाँ किंग को फांसी भी चढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं जो राजा है वो जुग जुग जिए। ये आयरनी नहीं है तो क्या है, ये तो बहुत बड़ी आयरनी है कि एक तरफ आप राजा को फांसी चढ़ा रहे हैं, उसे मौत दे रहे हैं और कह रहे हैं जुग जुग जिए राजा, और राजा मर जाता है। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड, लॉन्ग लिव द किंग इज़ डेड। दे प्रोंडर्ड द डिलेमा देन। उसके बाद उन्हें वो क्या हो जाते हैं, डिलेमा में पड़ जाते हैं। वो सारे के सारे डिलेमा में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। प्रोंडेड द डिलेमा, एंड उस डिलेमा में क्या है, बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, बड़े अपने आप को बताते हैं जबकि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल माइंडेड नहीं है ये सारे के सारे, और बिल्कुल भी प्रैक्टिकल माइंडेड नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, जो इतने अच्छे राजा को उन्होंने ये कर दिया, ऊपर से चिल्ला रहे हैं लॉन्ग लिव द किंग। तो कहने की बात है, ये प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है। सेंट आउट द हर्डल्स टू प्रोक्लेम। अब जो है हर्डल्स ये कर दिया उन्होंने, मतलब जो एक डिलेमा इन लोगों को अब चिंता होगी कि हमारा राजा तो मर गया, अब यहाँ पर कौन ये करेगा, तो मुनादी करवा दी, मतलब अनाउंसमेंट करवा दिया। क्या अनाउंसमेंट करवाया, सेंट आउट हर्डल्स टू प्रोक्लेम, कहने को in his former minister's name, majesty's name, कि the next to pass the city gate, जो भी नेक्स्ट जो पहला आदमी सिटी गेट को पास करेगा, will choose the ruler of our state, वो हमारे स्टेट का रूलर चूज़ करेगा, राजा चूज़ करेगा। as is our custom, this will be enforced with ड्यू सेरेमनी, और ये पूरी सेरेमनी के साथ, पूरे शान और शौकत के साथ, पूरे उत्सव के साथ सेलिब्रेट किया जाएगा। अ मैन पास बाय द सिटी गेट एन इडियट, द गार्ड्स क्राइड वेट। एक मतलब उस समय एक आदमी उस गेट से, सिटी गेट से पास हुआ, वो क्या था, वो मूर्ख था, इडियट था, बिल्कुल इडियट और मूर्ख था। और गार्ड्स ने उससे कहा रुको, और पूछा हु इज़ टू बी द किंग डिसाइड, कहते हैं कि बताओ कौन हमारे स्टेट का राजा बनेगा। और उस इडियट को, उस मूर्ख को कुछ नहीं, मेलन बहुत पसंद था, कहते हैं अ मेलन, द इडियट रिप्लाइड, जो मूर्ख था उसने कहा अ मेलन, राजा कौन बनेगा, अ मेलन। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन, बहुत ही स्टैंडर्ड आंसर था, बहुत बड़ी बात उसने कह दी थी। ही लाइक्ड मेलन, क्यों कहा था, क्योंकि उसे मेलन बहुत पसंद था इसलिए, लेकिन लोगों ने सोचा उसका नाम मेलन है, तो उन्होंने कहा, मतलब उसका नाम मेलन रख दिया और उसको राजा बना दिया। आर यू नाउ आवर किंग, द मिनिस्टर सेड, और उन्होंने कहा अब तुम हमारे राजा हो, क्राउनिंग अ मेलन। देन दे लेड, और फिर उसे क्राउन पहना दिया, और मेलन वो क्या बन गया, राजा बन गया। कैरीड द मेलन टू द थ्रोन एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन, और फिर उसको वहाँ पे बिठा दिया गया। वो मूर्ख था, उसे क्या लेना देना, उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि राज्य कैसे चलता है और कैसे नहीं चलता है। दिस हैपेंड years and years ago, when now you ask the people
सो ये जो कहानी है ये बहुत सालों साल पहले हुई थी। और अब अगर आप लोगों से पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, योर किंग अपीयर्स टू बी अ मेलन, मतलब बिल्कुल तरबूज ही लगता है, आपका जो किंग है वो बिल्कुल तरबूज लगता है। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ? दे से वेल ऑन, वो कहते हैं वेल ऑन, वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यह सब बहुत वर्षों पहले हुआ, ये सब कैसे हुआ? वे कहते हैं कि ठीक है, ये पारंपरिक चुनाव के कारण हुआ है। वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस। कस्टमरी चॉइस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द कस्टम और ट्रेड। ओके, कस्टमरी चॉइस इफ़ हिज मैजेस्ट्री रिजॉइस, और उसके मैजेस्ट्री जो है आराम मतलब इंजॉय कर रहे हैं, रिजॉइस कर रहे हैं, रोज़ त्यौहार मन रहा है, रिजॉइस कर रहे हैं। इन बीइंग अ मेलन, और वो मेलन रह के ही दैट्स ओके, मतलब अगर हम खुश हैं, हम मैजेस्टी के अंडर में खुश हैं, तो मेलन ही हमारा राजा सही है। विथ अस, फॉर हु आर वी टू से, और हम कहने वाले कौन होते हैं? व्हाट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही, वॉट ही शुड बी, अगर मेलन है तो जितने दिन रहेगा वो मेलन रहेगा। लिव अस इन पीस एंड लिबर्टी, हमें पीस और लिबर्टी चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहे हमारा राजा कद्दू हो, चाहे बैगन हो, चाहे कुछ भी हो, हमारा राजा कुछ भी, मतलब एक मूर्ख व्यक्ति को उन्होंने उस राजा की जगह पे बैठा दिया जो कि बहुत ही न्यायप्रिय और प्लेसिड था, शांत था, उसको फांसी पे लटका दिया और एक मूर्ख राजा को लाके यहाँ बैठा दिया। The principle of laissez-faire seems to be well established there. जो laissez-faire है उसका मतलब होता है पॉलिसी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। पॉलिसी ऑफ फ्रीडम मतलब अपना एक प्राइवेट कोई फर्म चलाना, उसमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होना, उसमें किसी का इंटरफेरेंस ना होना। तो लेजिस्लेचर, द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेचर वाज देयर सीम्स टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड देयर, वहाँ पर था, किसी की दखल अंदाजी नहीं। लेजिस्लेचर के सिद्धांत के अनुसार हर आदमी अपनी खुशी पाने के लिए स्वतंत्र होता है और उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता है। तो ऐसे राज्य में मतलब जहाँ का राजा भी अंधा है और मतलब अंधेरी नगरी चौपट, राजा यहाँ के लोग ही अजीबो गरीब थे, अच्छे राजा को उन्होंने मार दिया और एक मूर्ख को वहाँ लाकर अपना राजा बना दिया। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम, and if you have any problem you can ask me in the comment box, and you can ask questions, you can write your problems. I am always there to help you out. So keep on reading, keep on surfing, and keep on gaining new knowledge. And this poem, The Tale of Melon City, written by Vikram Seth, is completed. See you in the next video very soon. Stay safe, stay healthy. Thank you.